हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हमारा अभी रनिंग टॉपिक जो है ब्राइफाइट्स में चल रहा है रिक्सिया, और रिक्सिया में गैमेटोफाइट के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट। फेज जिसे हम बीजाणुउद्भिद अवस्था या 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोरोफाइट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के एक तरीके से मैच्योरिटी पर स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, मतलब स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। स्पोर मतलब बीजाणु, इसलिए भी हम इसे बीजाणुउद्भिद अवस्था कहते हैं। अभी पहले जो हमने पढ़ी वो गैमेटोफाइट थी युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद अवस्था में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी क्या बोलते हैं दौरान वहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम, उनके अंदर गैमीट्स बने, दोनों में फर्टिलाइजेशन ओगेमस टाइप, और उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या बना था जायगोट, एंड दैट जायगोट इज oospore, निषिक्तांड। और यहाँ पे अगर अपन oospore की बात करें तो एल्गी एंड ब्राइफाइट्स में ये मेजर डिफरेंस है कि oospore स्पोरोफाइट का प्रथम कोशिका सेल होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। कि प्रथम कोशिका होती है। और दूसरा सबसे बड़ी अगर अपन बात करें तो ब्राइफाइट्स में रेस्टिंग विश्राम अवस्था विश्राम अवस्था जो है रेस्टिंग फेज अनुपस्थित। नहीं पाई जाती, ठीक है। डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की अगर अपन संरचना की बात करें और डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे अपन एक बार उसके डेवलपमेंट स्टेजेस को देख लेते हैं वही चार्ट से, जिससे हमको क्या डायग्रामेटिकली आसान हो जाएगा, और फिर हम उसकी संरचना का भी वहाँ पे विश्लेषण कर लेंगे। ये मिटा देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, oospore से। और oospore जो है उसमें प्रथम जो विभाजन होता है वो कौन सा होगा, ट्रांसवर्स। oospore में प्रथम विभाजन कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स। और इस प्रथम विभाजन की वजह से दो कोशिकाएं बनेंगी, ऊपर और नीचे। oospore में प्रथम विभाजन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स। और इस ट्रांसवर्स विभाजन के कारण दो सेल्स यहां पे बनी, हाइपोबेसल। हम डायग्राम भी साथ के साथ ही बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। हाइपोबेसल सेल एंड एपीबेसल। अगर आप इसे समझें तो हाइपो को हम बोलते हैं अधो, और एपी को हम बोलते हैं अधि। अधो का मतलब नीचे, एपी की अधि का मतलब होता है ऊपर। तो ये आधारीय या निचली बेसल कोशिका है अधो, और ये हो गई अधि। बेसल का मतलब हो गया आधारीय, तो हिंदी में क्या नाम दे इसे, हाइपोबेसल। बेसल का मतलब हो गया आधारीय कोशिका, हाइपो का मतलब हो गया अधो। तो अधो आधारीय और अधि आधारीय नहीं, हम हिंदी में नाम नहीं दे रहे इसको, केवल हम इंग्लिश में बता रहे हैं कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
तो ये संरचना तो बंद हो ही गई, अब ये तो रिसेसिव थी, ठीक है। और ये इसके अंदर था oospore जो कि क्या था 2n। ये इसके चारों तरफ जो थी वो जैकेट सेल्स थी, ठीक है। ये हो गई जैकेट सेल एंड दैट इज oospore। तो oospore में हम प्रथम विभाजन से दिखा देते हैं। पहला विभाजन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे दो कोशिकाएं बन रही हैं, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, तो इस वाली कोशिका का जो हम नाम देंगे दैट इज एपी बेसल, और ये हो गई हाइपो बेसल। बेसल तो इसको आधारीय कोशिका कह दी क्योंकि यही इनिशियल कोशिका है, प्रारंभिक कोशिका का कार्य कर रही है। तो इन दो कोशिकाएं, अगर आपको ध्यान हो तो जो सुपरफिशियल सेल में हम बना रहे थे तो हमने इसे कहा आउटर सेल, इसे कहा इनर सेल, या हमने इसे कहा था क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आउटर सेल के अलावा इसको हमने कह दिया था आधारीय कोशिका, और आउटर कोशिका को हमने प्रारंभिक कोशिका के नाम पे या मदर सेल के नाम पे या प्राइमरी सेल के नाम पे भी इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। उसी तरीके से हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं एपीबेसल एंड हाइपोबेसल। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो इस चीज का ध्यान रखना विशेष रूप से कि रिक्शिया के अंदर जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट एंड सीटा ये दोनों ही चीजें एब्सेंट है। ठीक है, वरना देखो क्या होता, ये कोशिका बनी 1 2, फिर इनमें विभाजन होता, ये दो कोशिकाएं और बनाती, ऊपर की दोनों कोशिकाएं किस में कन्वर्ट होती है, कैप्सूल में। ठीक है, ये वाली कोशिका किस में होती, सीटा में, और ये वाली कोशिका किस में होती, फुट में। फुट एम्डेड रहता, धसा हुआ, सीटा जो है ग्रीवा का काम करता, लंबा छोटा जितना भी उसकी आवश्यकता होती उतना बनता, और कैप्सूल जो है वो यहाँ पे कार्य करता। तो जब यहाँ पे फुट और सीटा की हम बात ही नहीं कर रहे, आधारीय कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, तो ये जो संपूर्ण oospore की दोनों कोशिकाएं हैं ये मिलकर किसको बनाएंगी, केवल और केवल कैप्सूल को। ठीक है, ये हमें रिक्शिया में विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं अगर अपन मार्किंशिया की बात करेंगे तो मार्किंशिया में फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें नहीं बनाना है सीटा और फुट, केवल इसका ही हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रथम विभाजन से दोनों कोशिकाएं बनी हैं, इसमें अब वापिस विभाजन होगा और दूसरा विभाजन जो है वो कैसा होगा, इन दोनों ही कोशिकाओं में। तो ये दोनों कोशिकाएं अब एक साथ ही कार्य कर रही हैं, अलग नहीं हो रही हैं। तो इसमें जो दूसरा विभाजन हुआ वो कैसा हुआ, उदग्र, वर्टिकल, दैट इज फर्स्ट डिवीजन। ये हो गया सेकंड डिवीजन। सारे के सारे समसूत्रीय ही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड वर्टिकल होने की वजह से ये इसी के अंदर की कोशिका को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये हो गई ऊपर की कोशिका और ये हो गई नीचे की कोशिका, दैट इज ऑक्टेंट। क्या बन गया, ओ उल्टा लिख दिया, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट स्टेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। कैसे, ये रही ऊपर वाली कोशिका,
ये रही नीचे वाली कोशिका, तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे वाली हमको नहीं दिखेगी, और ऐसे में यहाँ पे एक वर्टिकल विभाजन हुआ है केंद्र से होते हुए, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं ऊपर हैं और दो कोशिकाएं कहाँ हैं, नीचे। क्लियर? क्वाड्रेंट, दैट इज चतुष्क। चतुष्क कैसे लिखेंगे? शायद चतुष्क, चतुष्क कोशिका, क्वाड्रेंट सेल्स। ठीक है, इसमें पुनः वापस विभाजन कौन सा कर रहे हैं, यही वाला वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल विभाजन कैसा, 90 डिग्री एंगल पर, पहले वाले के समकोण पर, जिसकी वजह से हमको यहां पे क्या मिलता है, ऑक्टेंट। अष्टक, तो अष्टक की संरचना भी हमको ऐसी दिखेगी, क्योंकि पीछे वाला सेक्शन तो दिखेगा नहीं, दैट इज क्वाड्रेंट, एंड ये हो गया ऑक्टेंट। सेम ही संरचना हो गई। ठीक है, अष्टक हो गया। अष्टक की हम बात करें तो 4 कोशिकाएं ऊपर हैं और 4 कोशिकाएं हैं इसमें नीचे, ये वाली पोजीशन पे। अब यहां पे हम विभाजन कौन सा करेंगे, वही पार्टियल ऑब्लिक वाला। ठीक है, उस ऑब्लिक विभाजन की वजह से यहां पे 2 टाइप की सेल्स बन जाएंगी, एक बाहर एक अंदर, दैट इज वर्टिकल, और वो भी कौन सा, इंटरसेक्टिंग। वर्टिकल इंटरसेक्टिंग का मतलब उदग्र और तिर्यक, और उदग्र तिर्यक की वजह से कौन सा, ये वाला डायग्राम, ये तो हो ही रखा था पहले से, अब कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो वर्टिकल इंटरसेक्टिंग तिर्यक, ये वाला, इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं बन रही हैं, और कौन कौन सी, जो बाहर की ओर हैं, पेरिफेरी, और इनर, परिधि की ओर, और सेंट्रल, केंद्र की ओर, अंदर की तरफ तथा बाहर की तरफ, एक तरीके से पेरिफेरी। पेरिफेरी की तरफ, तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं जो बनी, इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, जो बाहर की तरफ बन रही हैं उनको हम नाम दे देते हैं पेरिफिशियल, या क्या नाम देते हैं, पेरिफिशियल, पेरिथीशियम, और एक नाम और दे देते हैं, दीज आर ऑल्सो एपीथीशियम। एपी का मतलब हो गया ऊपरी या बाह्य, और थीशियम का मतलब होता है स्तर, जिसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम हिंदी में लिख सकते हैं बाह्य स्तर। और यहीं अगर अपन इनर सेल की बात करें तो दीज आर एंडोथीशियम
सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं हम इन्हें, जैसे हमने पहले नाम दिया था सेंट्रल सेल, जब फीमेल के अंदर सेम यही जैकेट सेल्स बनी थी मेल एंड फीमेल में, तो वहाँ पे अपन ने इनको सेंट्रल सेल कह दिया था। तो दीज आर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की अगर अपन हिंदी लिखें तो इसका मतलब हो गया अंतः, एंडो का मतलब अंतः और थीसियम का मतलब स्तर, लेयर। तो ये हो गया अंतः स्तर की कोशिकाएं और वो हो गई बाह्य स्तर की कोशिकाएं। दोनों कोशिकाओं में अभी तक अर्धसूत्री विभाजन हमने शो नहीं किया है और दोनों कोशिकाओं अभी भी कैसी हैं, द्विगुणित या 2n कंडीशन में ही डेवलप हो रही हैं। ये हो गई चारों कोशिकाएं और इन चारों कोशिकाओं के बाहर ये हो गई हमारे एक्टो या एपीथीशियल सेल्स। और अगर आप दें तो इन्होंने संपूर्ण जो ल्यूमेन है या कैविटी है किसकी, फीमेल आर्चिगोनिया की, उसको पूरी रूप से क्या कर लिया है, घेर लिया है। These are एपीथीशियम और ये हो गई एंडोथीशियम। ठीक है, अब इन दोनों का डेवलपमेंट देख लेते हैं। ये जो एपिथेशियल सेल है इसके अंदर ये सीधी सी बात है, जैसे अब तक होता है वैसे ही होगा कि ये भी एक रक्षी परत के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पे हम केवल और केवल कौन सा डिवीजन दिखाएंगे, एंटीक्लिनल, ये वाला। और इस एंटीक्लिनल डिवीजन से केवल और केवल ये एक कोशिकीय मोटा, मतलब साइड में कटती जाएगी, ऊपर नहीं कटेगी। तो एंटीक्लिनल डिवीजन की वजह से ये चारों तरफ इन जो संरचनाएं हैं इनको क्या कर लेगी, एक कोशिकीय मोटा जैकेट या आवरण जो है वो प्रयुक्त करा देती है। ठीक है, तो एंटीक्लिनल डिवीजन जिसकी वजह से ये चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एंटीक्लिनल डिवीजन जिससे एक कोशिकीय मोटा, सिंगल सेल थिक स्पोर तो नहीं लिखेंगे, जैकेट। ठीक है, एक बंध्य जैकेट का निर्माण करती है जो इस संपूर्ण संरचना को क्या कर लेती है,
घेर लेती है। अब आइए किस पे, एंडोथीसियम पे। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं इनमें अब तीनों प्रकार का विभाजन, ये भी और ये भी, तीनों प्रकार का विभाजन होता है और ये लगातार विभाजन करती हैं और इनके विभाजन की जो अंतिम अवस्था है वो कोशिका कहलाती है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज। वो कहलाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। आइए यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की तरफ चले, दैट इज जैकेट, और ये अंदर की तरफ जो सेल्स है ये लगातार विभाजित हो रही हैं और इन्हें यहाँ पे हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज आर्किस्पोरियम। और ये आर्किस्पोरियम सेल्स जो हैं, दीज आर आर्किस्पोरियम सेल्स, और ये आर्किस्पोरियम सेल्स लगातार विभाजित होते होते फाइनली क्या कहलाती है, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज, और ये स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं वो अब व्यवहार करने लगते हैं एक तरीके से स्पोर मदर सेल की तरह, लेकिन अभी नहीं, अभी धीरे धीरे। तो ये फाइनल स्टेज है, और फाइनल स्टेज देखिए कैसे है, 2, 4, 6, 8, मतलब प्रत्येक आर्किस्पोरियम जो सेल है यहाँ पे, या जो स्पोरियम सेल है वो यहाँ पे लगभग विभाजित हुई है 16 से 32 सेल्स, 16 से 32 सेल्स। तो जब इतनी कोशिकाएं विभाजित हुई हैं तब जाके ये जो अंतिम कोशिका का रूप आया है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। बीजाणुजन,
स्पोरोजीनस टिश्यूज जिसे हम बोलते हैं बीजाणु जन कोशिका या ऊतक। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज है, क्योंकि रिक्शिया में हमने प्रारंभ में कह दिया था कि रिक्शिएसी जो फैमिली है उसमें इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके जाए ब्रायोप्सिडा में, या अगर हम लेके जाएं इसको एक तरीके से एंथोसेरोटॉप्सिडा में, तो वहाँ पे इलेटर्स जैसी संरचनाएं बनती हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं में से दो कोशिकाएं बाइफर्केट हो जाती हैं, एक हो जाती है इलेटर्स मदर सेल्स और एक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पोर मदर सेल्स में। तो जो इलेटर सेल्स हैं वो इलेटर्स को डेवलप करती हैं 2n पोजीशन में स्ट्राइल, और जो स्पोर मदर सेल्स है उनके अंदर होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है वहाँ पे हमने दो टाइप की सेल्स बांट दी है। किस कारण से बटी ये नहीं ध्यान है, पोषण की उपलब्धता के आधार पे होगा या मैच्योरिटी के आधार पे होगा, एक अलग ही प्रोसीजर इसका है। और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज जो वो है वो यहाँ पे एक बन जाती है नर्स सेल्स। दो प्रकार की कोशिकाओं में अपने आप बटी है आवश्यकता के अनुसार, जिसे हम यहाँ पे एक तरीके से नर्स सेल को न्यूट्रिएंट या पोषण कोशिका भी कहते हैं। पोषण कोशिका, ठीक है। और इनका काम जो है ये एक तरीके से रिसेसिव हो जाती हैं या अपघटित हो जाती हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट देके क्या हो जाती हैं, बीच बीच में अपघटित हो जाती हैं, ह्रास हो जाता है। और दूसरी कोशिका जो यहाँ पे मेन आ रही है, इनको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, बीजाणु मात्र कोशिका। और इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है पहली बार मियोसिस डिवीजन। इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से जो स्पोर मदर सेल्स डिवाइड हुई है, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, अगुणित 4 अगुणित कोशिका बनती है प्रत्येक में, और ये आपस में जुड़कर बनाती हैं स्पोर टेट्राड, बीजाणु चतुष्क। क्या बनाती हैं, स्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट करती हैं। बीजाणु चतुष्क, स्पोर टेट्राड, क्लियर। अब ये स्पोर टेट्राड की अगर अपन बात करें तो इनकी भित्ति में कैलोज का निक्षेपण होता है, और मैच्योरिटी के साथ जब स्पोर एक तरीके से स्पोरेंजियम का स्फुटन मान ले या परिपक्वन मान ले, या टेट्राड स्पोर टेट्राड का डिस्पर्सल मान ले, विमोचन, उस दौरान इस कैलोज का क्या हो जाता है, अपघटन प्रारंभ हो जाता है, और ये स्पोर टेट्राड की जो सेल्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं और ये फ्री हो जाते हैं और हैप्लॉइड्स के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर स्पोर टेट्राड्स। तो अब यहाँ है नहीं जगह, हैप्लॉइड स्पोर। इसी में बना देते हैं, सेम इसी संरचना को ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट वाला डायग्राम बना रहा हूं।
तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ थे, जैकेट सेल्स थे एंड स्पोरोजिनस टिश्यूज़, इसमें ये डेवलप हो गए स्पोर टेट्राड्स। ठीक है, और ये बीच बीच में जो रिसेसिव डॉट लाइक आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर नर्स सेल्स। ये हो गए स्पोर टेट्राड, और ये हम बात कर रहे हैं नर्स सेल्स। ठीक है, और स्पोर टेट्राड जो है रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद में अब यहाँ एक चीज़ है डिस्पर्सल। तो ये देखा गया है कि रिक्शिया की ज़्यादातर जो स्पीसीज है उनमें स्पोर्स में विस्फोटन या उनका विमोचन होता ही नहीं है। ये कई वर्षों तक फीमेल थैलस के साथ ही अटैच रहते हैं या जुड़े रहते हैं, और जब फीमेल थैलस का एक तरीके से डेड एंड डिके सेगमेंट होता है तब इनका विमोचन होता है, और इनके विमोचन से टेट्राड रिलीज होते हैं। प्रत्येक टेट्राड जो है वो एक जर्म पोर के द्वारा जर्मिनेट होकर क्या करता है, नए थैलस को विकसित करता है। केवल इतना ही है इसके अंदर। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जो मैं कहना चाह रहा था, ये गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो कि फीमेल आर्चिगोनिया जो है उसी के आधार से संलग्न है। फुट और सीटा रिक्शिया में नहीं पाया जा रहा है। इसके चारों तरफ एकल कोशिकीय बंदे कोशिकाओं का जैकेट होता है या आवरण होता है। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जब आर्चिगोनिया बनाई थी तो ये तो था हिस्सा नेक जैकेट का और ये हिस्सा था वेंटर का, तो नेक से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेंटर जैकेट की जो कोशिका एक स्तरीय थी वो इस स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के साथ सक्रिय हो जाती है और पेरी और एंटीक्लिनल करके कभी कभी 2 या 3 स्तरीय क्या बना लेती है, आवरण बना लेती है, और ये आवरण इसे चारों तरफ से और ज़्यादा संयुक्त रूप से घेर लेता है। ठीक है, दैट इज नॉन एज कैलिप्ट्रा। शायद हिंदी में इसे गोपक कहते हैं, गोपक, कैलिप्ट्रा। तो ये एक एक्स्ट्रा अध्यावरण जैकेट के बाहर की तरफ पाया जाने वाला स्टाइल है जो कि गोपक कहलाता है, और वो भी यंग अवस्था में। मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे जैकेट और गोपक का भी क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे मैच्योरिटी में आते हैं तो मैच्योरिटी की अवस्था में एक चीज़ देखिए, प्रारंभ में तो सब कुछ 2n चल रहा था, लेकिन यहाँ पे गोपक किससे बना, गोपक बना जैकेट से। और जैकेट कब की है, जब ये गैमेटोफाइट अवस्था में था। इसका मतलब गोपक की सभी कोशिकाएं कैसी हैं, एन। जैकेट के लिए हम कह रहे हैं कि जैकेट जो है वो हासिल हो चुका है जब ये मैच्योर हो गया तो 2n खत्म। उसके अलावा अंदर की तरफ स्पोर्स की हम बात करें जो कि टेट्राड अवस्था में, तो वो स्पोर भी कैसे हैं, n। तो एक्चुअली में यहाँ पे परिपक्व अवस्था में आते आते और मियोसिस डिवीजन होने के बाद, अर्धसूत्रीय विभाजन होने के बाद ये जो संरचना आपको स्पोरोफाइट की लग रही है ये एक तरीके से आभासी है, क्योंकि इसमें अब स्पोरोफाइट का कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ किस में बदल चुका है, वापस एन कंडीशन में। और ये जो स्पोर है, ये स्पोर जैसे मैंने यहाँ पे ऊ स्पोर के लिए लिखा था कि ऊ स्पोर स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका है, उसी तरीके से ये जो हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर बना है, तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये गैमेटोफाइट की प्रथम अवस्था कहलाती है या प्रथम कोशिका कहलाती है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जर्मिनेशन के लिए हमने कह चुका कि स्पोर के अंदर जो स्पोर पोर्स होते हैं, जर्मिनेशन पोर्स, उसमें से जर्मिनेशन पोर्स में से ये क्या बोलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब कहाँ गए, ये रहा स्पोर। स्पोर की अगर आप एक संरचना की बात करें तो ये जो स्पोर की संरचना हम यहाँ पे बना रहे हैं इस तरीके की ट्रायंगुलर, ये 3 भित्तियों से आवृत होता है। फर्स्ट इज एक्साइन, या अगर अपन बात करें तो एक्सो क्या बोलते हैं लेयर, या एक्सो स्पोर बन रहा है तो स्पोरियम, एक्सो स्पोरियम। हम इसको 2 शब्दों में भी कह देते हैं, एक्साइंस, इंटाइन, और अगर 3 लेयर हो तो मीजाइन।
ठीक है, वही चीज है। एक्जो का मतलब बाह्य, स्पोरियम का मतलब स्पोर आवरण। ये हो गया मीजो स्पोरियम, और ये हो गया एंडो स्पोरियम। एक्जोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, और ये तो उसका न्यूक्लियस है ही एन कंडीशन केंद्रक में। तो ये 3 लेयर्स है। ये जो बाहर की 2 लेयर्स हैं ये थोड़ी टफ और एक तरीके से उपांगीकृत भी हो सकती हैं, संरचना स्मूथ भी हो सकती है, अलंकृत भी हो सकती हैं, ठीक है, स्पाइकुलेट टाइप। मीजो जो है इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं और ये खुद एक तरीके से मोटा और 3 स्तरीय होता है। जबकि एंडो की बात करें तो पतला है, सॉफ्ट है और एक्चुअली में सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी हुई संरचना होती है। और जब जर्मिनेशन होता है तो ये ऊपर के दोनों लेयर जो हैं जल अवशोषित करके टूट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, और एंडोस्पोरियम जो है वो अब विकसित होने लगता है एक ट्यूब या प्रोजेक्शन के रूप में, और वही ट्यूब जो है वो ऊपर की तरफ जाके तो डेवलप होती है किसमें, थैलस में, और नीचे की तरफ जो है वो डेवलप करती है किसमें, राइजोइड्स में। जैसे एक सिंपल से स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाऊं, और केंद्रक कहाँ रिप्लेस हो जाता है, यहाँ, दैट इज जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन में ये होगी जर्म ट्यूब। ठीक है, इस जर्म ट्यूब की हम बात करें तो इसके अंदर प्रथम विभाजन लॉन्गिट्यूडल और फिर 2 विभाजन कौन से, ट्रांसवर्स। ठीक है, और इस ट्रांसवर्स विभाजन से अलग अलग टाइप की कोशिकाओं का क्या बोलते हैं, संश्लेषण होता है। जैसे अपर सेल जो है वो कैसी हो गई, एक तरीके से एपिकल सेल, और बाकी की जो हिस्सा है वो क्या बना लेता है, थैलस की बॉडी। इस तरीके से लगातार विभाजित होते रहते हैं और विभाजित होकर क्या बनाते हैं, नया थैलस। और ये जो लोअर रीजन की सेल्स हैं, ये लोअर रीजन की सेल्स किसको डेवलप कर देती हैं, राइजोइड्स को। इस तरीके से एक संतति थैलस जो है वो इनके सामने क्या हो जाता है, नया परिलक्षित हो जाता है, डेवलप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, सिंपल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल।
रिक्शिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और एक तरीके से आरेखीय रूप से भी इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम रिक्शिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो प्रारंभ में हमें स्पष्टतः गैमेटोफाइट थैलस मिला। जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे ही इसकी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो गैमेटोफाइट जो थैलस हमारे पास में है ये दो टाइप्स के थे। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पे डिस्कलर की तो वो एक तरीके से मोनोइसियस, तो वो डायोइसियस था। बाकी ज़्यादातर जो हम बात कर रहे हैं रिक्शिया के अंदर वो कैसे हैं, क्या बोलते हैं, मोनोइसियस, जिसके एक ही थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम यहाँ पे लाइफ साइकिल शो करते हैं उसके अंदर केवल हायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को ही यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दर्शाना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी साथ में शो करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जगह थोड़ी रह गई क्या? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या किया, बाई फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमारे पास आ गया बाई ट्यूबर्स, बाई एडवेंटेटियस ब्रांच। उसके अलावा भी मैनी मोर थिंग्स थी, जिसमें हमने राइजोइड से भी क्या बोलते हैं इनमें डेवलपमेंट को देखा। गैमा कप जैसी संरचनाएं इनके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा हमने एक और देखा था रीजनरेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके अंदर आ रही थी। एक और लिख देते हैं बाई परसिस्टेंट अपेक्स। ठीक है, तो ऐसे मैनी मोर चीज़ें थी जो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देख चुके हैं, और इनकी वजह से इनके अंदर इन फेवरेबल कंडीशंस ये डेवलपमेंट कर रही है किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा, सेम ही थैलस का। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बढ़े यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम जो है वो है मेल सेक्स ऑर्गन।
ठीक है। और जब गैमेटोफाइट अवस्था है तो ये भी कैसा होगा, एन। इसके अंदर डेवलपमेंट किसका होता है, एंथोजॉइड्स। और एंथोजॉइड जो है वो मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन। मेल गैमीट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। वहीं आर्कीगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसके अंदर डेवलप हो रहा है यहाँ पे एग जो कि एन है, और फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओगैमस फर्टिलाइजेशन इससे बन रहा है जाइगोट 2n। oospore 2n। oospore जो है वो अब डेवलप कर रहा है यहाँ पे अंदर स्पोरोफाइट को, स्पोरेंजियम ठीक है, बीजाणु धानी। स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में विभाजन हो गया कौन सा, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन। इससे बन रहे हैं स्पोर टेट्राड। स्पोर एंड जर्मिनेशन। वापस नया थैलस। तो इन पूरी की पूरी क्रिया में
गैमेटोफाइट फेज जो कि एन द्वारा बनाई जा रही है और डोमिनेंट भी है। वहीं ये वाली है स्पोरोफाइट फेज जो कि 2n है और ये भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। और इसी वजह से अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ पे स्पष्ट हमें PD 2 दिखाई दे रही है, मतलब एकांतरित क्रम में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट PD एकांतरण हो रहा है या पाया जा रहा है। ठीक है, और प्रथम कौन सी है और मेन कौन सी है? गैमेटोफाइट। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट मेन होने की वजह से और प्लांट थैलस हैप्लॉइड होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं हैप्लो, और दूसरी है यहाँ पे डिप्लो, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अतः रिक्शिया में सामान्यतः हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो डिप्लो को हमने बाद में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे? तो मैं इसीलिए तो फ़ोन करा था, मैं इसे कहते तो मैं यहाँ से निकल लेता, अब मैं वहीं स्टैंड पे मिल जाता आपको। तो मैं क्लास में हूँ, ऐसे कैसे चल पड़ूँ? पहले अब कहता, परमिशन लेके निकलता ना। मेरे को टाइम का ध्यान। चलो ठीक है, फिर मैं घर से रिसीव करूँगा तो आपके, फिर घर आके लेके जाऊँ क्या? चलो मैं अभी वापस फ़ोन करता हूँ। ठीक। Meiosis डिवीजन एंड स्पोर मध्य स्पोरोफाइट फेज एंड स्पोरेंजियम स्पोर। यस, तो स्पोरोफाइट अवस्था जो है वो इसके ऊपर अल्पकालिक है या अल्पजीवी है, और गैमेटोफाइट जो है दीर्घजीवी है। इसी वजह से हम यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसकी शो करते हैं, अगुणित द्विगुणित की। ठीक है, लाइफ साइकिल इन रिक्शिया। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिक्शिया एक तरीके से गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों की दोनों जनरेशंस, डेवलपमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, उनका जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मार्केंसिया, जो कि इसी क्या बोलते हैं हिपेटोकॉप्सिडा का ही सदस्य है, लेकिन ऑर्डर सेम है। यहाँ पे हमारी फैमिली चेंज हो जाएगी मार्केंसिएसी, और उसी में जीनस हो जाएगा मार्केंसिया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।